हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं केवीएस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। टीजीटी सोशल साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो जनगणना टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी एसएसटी आती है वहाँ पर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो एनसीईआरटी बुक है इकोनॉमिक्स, उसमें जो आपका क्लास 9th की जो एनसीईआरटी बुक है इकोनॉमिक्स की, उसमें जो है जनगणना को लेकर काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसलिए जो है ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से इकोनॉमिक्स के अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिक्स में जो है इस टॉपिक को ऐड किया गया है। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता है, मैं आप सभी को बता दूँ, हमारे चैनल पर आप सभी के लिए कोशिश की जा रही है कि डेली जो है टीजीटी सोशल साइंस की क्लासेस करवाई जाएं। और साथ ही साथ जो है जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। अब देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो भारत की जो जनगणना है वो 2011 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। पर उससे पहले 2011 की जनगणना जानने से पहले इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहली बात तो यही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं उसकी थ्योरी यहाँ पर कवर कर रही है, जिससे आपके क्वेश्चन जो है आपको आइडिया लग जाए किस टाइप से आते हैं, और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए, इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शिक्षित जो राज्य है वो कौन सा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जनगणना है वो कहाँ की पाई गई है। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी जनगणना, 2011 की जनगणना को लेकर काफ़ी जो क्वेश्चन है इस तरीके से बनते हैं कि लिंग अनुपात जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर हर एक चीज़ जो है कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, भारत की जो जनगणना 2011 है उसको जानने से पहले हमें कुछ और चीज़ें भी देखनी है, जैसे कि जनगणना जो है वो क्या होती है। सबसे पहली बात तो यही हो जाती है, तो जनगणना किसी भी देश में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसकी गिनती या फिर जो आधिकारिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए करी जाती है। इसका मतलब साफ साफ तौर पर यह है कि जो जनगणना है, जन का मतलब ही क्या है, जो जनता है, और गणना यानी कि उनकी गणना करना, उनकी गिनती करना। तो यहाँ पर जनगणना का मतलब ये होता है कि ऐसे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जनता के जो आंकड़े होते हैं, ऐसे आंकड़े, ऐसा डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है, जिसमें क्या है, हम जो सरकार है उसे एक इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये किसी न किसी एक उद्देश्य के तहत करवाया जाता है। ये देखा जाता है कि जो देश है उसमें कितना विकास हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी चीज़ें देखी जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में कितना योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में कितने जो शामिल है, क्या जो फीमेल और मेल में यहाँ पर डिफरेंस होता है एजुकेशन में। इस तरीके से कई चीज़ें जो है यहाँ पर जो सरकार है वो देखने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है, तो जनगणना जो है आप समझ चुके हैं क्या होती है। अब देखो, भारत में जो जनगणना हुई थी, ऐसा नहीं है कि ये जो है हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद स्टार्ट हुई है, नहीं। ये जो है स्वतंत्रता प्राप्त जब हमने करी भी नहीं थी तभी से जो है भारत में जनगणना स्टार्ट हो गई थी, यानी कि जब हम गुलाम थे ब्रिटिश के। तो देखिए, जो भारत में जो जनगणना है किसने स्टार्ट की थी, अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे कि भारत में जो जनगणना है वो लॉर्ड मेयो जो है उसके द्वारा स्टार्ट की गई है। आपको ध्यान रखना है कब की गई है, 1872 में की गई है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखना है आपको, ये जो 1872 में स्टार्ट की गई थी भारत में जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा, ये जो है 1881 में जाकर लागू हुई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आगे, और जो स्वीडन है, स्वीडन में जो पहली बार जो जनगणना है वो जो है 1749 में स्टार्ट हुई थी। तो यानी कि ये जो है ये आपसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ का, बस आपको ध्यान रखना है जो लॉर्ड मेयो है उसने स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट की थी, 1872 में शुरू की थी, और लागू कब हुई थी भारत में, 1881 में जाकर लागू हुई थी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत में जो 2011 की जनगणना को लेकर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी जो है हर 10 साल के बाद जो है जनगणना करवाई जाती है, पर अभी जो है जो जनगणना है वो नहीं हुई है। ठीक है, तो 2011 में जो जनगणना है वो हमारी हुई थी, और वो कौन सी थी, 15वीं जनगणना रही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, जो 15वीं जनगणना है वो 2011 की जनगणना है। सिंपल सी बात है। अब देखो, ये जो है अगर हम देखें, जब हमारा भारत जो है स्वतंत्र हो गया था, जैसे मैंने कहा कि ये जो जनगणना है ये स्वतंत्रता से पहले भी स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, आज़ादी से पहले भी थी। तो ये अगर हम आज़ादी से पहले की जो जनगणना है उसे काउंट नहीं करते हैं, और केवल हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है जनगणना जो है कितनी हुई है, तो ये 7वीं जनगणना हमारी आती है। पर अगर हम पहले की भी ऐड करते हैं तो ये 15वें नंबर पर आती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखो, जो जनगणना होती है उसकी विश्लेषणात्मक जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है।
और इसमें जो भारत में सबसे ज़्यादा जो अधिक युवा आबादी जो है वो देखी गई है कि भारत में जो लोग रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है किसकी आबादी है, युवा की आबादी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2020 में बताया गया है कि एक जो भारतीय है उसकी औसत एवरेज जो एज होगी वो कितनी होगी, 29 वर्ष होगी, ऐसा बताया गया है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अब देखो 2011 की जो जनगणना है उसके अगर हम देखें, जो डाटा है उसे देखें, उसके आंकड़े देखें, तो हमें पता चलता है कि भारत की टोटल जनसंख्या जो है कितनी है, तो 121 करोड़ जनसंख्या टोटल जो है भारत की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। दूसरी बात, जो विश्व की जनसंख्या है उसमें जो भारत की जनसंख्या जो है, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है विश्व में कितने परसेंट जो क्षेत्र है उसने घेर रखा है, यानी कि पूरे के पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं उनमें से भारतीय कितने हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, और भारत में रहने वाले कितने हैं। तो यहाँ पर देखो विश्व की जनसंख्या में अगर देखो तो 17.5% जो जनगणना जनसंख्या है वो किसके, भारत की है, भारतीयों की है। 2001 से लेकर 2011 के दशक के बीच की अगर हम जनसंख्या देखें, जनगणना देखिए, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके पूरे के पूरे यहाँ पर 10 वर्ष हो रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 वर्ष हो रहे हैं यहाँ पर आपके, और इसी कारण इसको क्या है, दशकीय जो जनगणना है वो भी कहा जाता है। और पूछा जाता है कि जो दशकीय वृद्धि है वो कितनी हुई है 2011 की जनगणना की, अगर हम दशकीय वृद्धि देखिए या फिर दशकीय आंकड़े देखिए तो कितने रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो ये जनगणना हुई थी उसमें कितनी वृद्धि की है, इसका मतलब जब 2001 में जनगणना हुई थी उससे अब 2011 में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। इसका मतलब साफ साफ तौर पर यहाँ पर ये है, ठीक है। और ये बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाह रही हूँ। अब देखो कितनी रही थी, आपको ध्यान रखना है 17.7% की वृद्धि की थी, दशकीय वृद्धि कितनी, 17.7 की वृद्धि की थी, दशकीय जो वृद्धि है, ओके। अब देखो ये आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि कितने परसेंट की वृद्धि की थी, तो 17.7 की दशकीय वृद्धि की थी। अब चलिए देखिए, जो शहरों के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें भारतीयों की जो जनसंख्या वो कितनी है, अगर ये पूछा जाता है आपसे, तो देखो ये थी हमारे 31.2% जो है शहरों में जो लोग हैं वो निवास करते हैं टोटल जनसंख्या के। और जो ग्रामीण क्षेत्र है अगर उसकी बात करें हम, तो यहाँ पर जनसंख्या जो है काफ़ी अधिक है, 68.8% की है। तो ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं ना आपके, ये 2011 के हैं। अब देखिए यहाँ पर 2011 के अनुसार अगर हम देखिए तो ये पता चलता हमें कि जो हिमाचल प्रदेश है आपका, तो उसमें क्या था, उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो जनसंख्या रहती थी, यानी गांव में जो लोग रहते थे, जितना हमने बताया 68.8% रहते थे, तो सबसे ज़्यादा गांव में रहने वालों की भी संख्या कहाँ पर, कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, जो भारत में जो राष्ट्रीय पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन्होंने बताया है कि जो जनसंख्या में स्थिरता कब जाकर हमें प्राप्त होगी, यानी कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या, आपको पता है कि सेकेंड नंबर पर आता है इंडिया अगर पॉपुलेशन के मामले में देखें, तो यहाँ पर जो है इसे कब हम स्थिरता पर ला सकते हैं, तो इन्होंने जो आइडिया एक लगाया है 2000 जो आपका 45 से लेकर 2070 के बीच में जो है हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो इतने लंबे समय के बाद हमारी जनसंख्या में स्थिरता आ सकती है अगर हम इसे वर्तमान से, यानी कि अभी से हम इसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब से आपके स्टार्ट हो रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, पहले की बातें भी ध्यान रखनी है आपको। तो देखिए 2011 की जनगणना जो है हम अगर देखें तो उसमें हमसे पूछा जाता है जिस तरीके से क्वेश्चन वो सीधे पुट आउट किए जाएंगे, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक है। देखो हिमाचल प्रदेश में गाँवों के जो रहने वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा थी, आपको ध्यान रखना है। पर यहाँ पर ओवरऑल पूछ लिया, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, तो ओवरऑल की बात हो रही है कि सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो पता चल गया, जिसे हम यूपी कहते हैं। उसमें 20 करोड़ तक की जो जनसंख्या वो निवास करती है हमारी, ठीक है। महाराष्ट्र इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। अगर आपके ऑप्शन में यूपी नहीं दे रखा है तो फिर आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, पर अगर आपसे जो सेकंड नंबर पर पूछ लिया तो महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे। बट अगर आपको जो है यूपी दे रखा है और फर्स्ट नंबर की ही पूछी है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर निवास करती है वो कौन सा है, तो आप उत्तर प्रदेश को ही लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर इसके बाद बिहार जो है तीसरे नंबर पर है, 10 करोड़ है उसकी। देखो अब देखो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में
ऐसा कौन सा है जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है? तो दिल्ली है, ध्यान रखना है आपको। हमारी राजधानी भी दिल्ली है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, ठीक है, ये फटाफट बताओ। अब देखो सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वो है सिक्किम, जिसमें 6 लाख जो जनसंख्या, केवल 6 लाख निवास करती है। और अगर सेकंड नंबर पे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है मिजोरम जो है सबसे कम जो है इसमें जनसंख्या सेकंड नंबर पर है। अब देखो सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यूनियन टेरिटरी, तो वो आपकी लक्षद्वीप है, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है बात। अब देखिए यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा लक्षद्वीप में कितनी है, बस आपसे ये पूछा जाएगा सबसे कम आबादी वाला जो यानी कि जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है। अब देखिए अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट हो रही है कि जनसंख्या का घनत्व जो है यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। और भारत की जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। अब देखो जो उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ये चीज़ यहाँ पर आएगी, यानी कि उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या रहती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये हो गया इसका। अब देखो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश ना हो तो सेकंड नंबर पर मिजोरम है। तो ये जो है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है आपका। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? अंडमान और निकोबार। आपको पता है अंडमान और निकोबार जो है बिल्कुल इस साइड है, बंगाल की खाड़ी के इस साइड, तो यहाँ पर जो है सबसे कम जनसंख्या जो है घनत्व है। अब चलिए देखिए अगला जो है आपका भारत की दक्षिणीय जो विकास दर है जनगणना की 2011 की, ये यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। टोटल अगर पूछी जाए तो मैंने आपको बताया था 17.7% है। अगर भारत की दशकीय जो विकास दर है कितनी रही है टोटल पूछी जाए तो, बट अगर आपको वहाँ पर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जोड़कर पूछा जाता है तो बेसिकली आपको कौन सा राज्य है जो है जहाँ पर दशकीय विकास दर जो है ज़्यादा रही है, जहाँ पर कम रही है, वो ध्यान रखना है आपको। तो उच्चतम विकास दर वाले जो राज्य है, दशकीय विकास दर का मतलब है कि 10 साल में जो विकास दर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है। अगर उच्चतम लिखा है तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई है, और जहाँ पर कम लिखा है सबसे कम, तो इसका मतलब है सबसे कम कहाँ पर हुई है। तो देखो तो उच्चतम विकास दर जो है यानी कि दशकीय विकास दर जो है वो कौन सा राज्य है जहाँ पर हुई है? तो मेघालय है, ठीक है। कितने परसेंट हुई है? 27.9% हुई है। अरुणाचल प्रदेश में कितने परसेंट हुई है? 26% हुई है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो उच्चतम विकास दर वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको ध्यान रखना है इसका ये वाला होगा दादर और नगर हवेली जो है, यहाँ पर 55% जो है उच्चतम विकास दर हुई है। किसकी? दशकीय विकास दर हुई है, आपको ध्यान रखना है जनगणना की। अब देखो सबसे कम विकास दर वाला जो राज्य है वो आपका नागालैंड है और केरल है, ठीक है। इसे आप इस तरीके से कर सकते हैं, नागालैंड और केरल है, इस तरीके से ये रहेंगे। अब देखो सबसे कम विकास दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? लक्षद्वीप है, यहाँ पर लक्षद्वीप ले रखा है, इसे करेक्ट कर लीजिए, लक्षद्वीप है। और यहाँ पर माइनस में हुई है, -6.3%। अब देखिए क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जब सबसे कम पूछा जा रहा है तो माइनस होगा। अब देखो यहाँ पर भारत की लिंगानुपात जनगणना 2011, लिंगानुपात जो है भारत में जो है कौन से वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहा है, कौन से राज्य में, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहा है, और कम कहाँ कहाँ पर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। देखो उच्चतम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं वो ध्यान रखना है आपको, वो हैं आपके केरल और तमिलनाडु। केरल है आपका फर्स्ट नंबर पर और तमिलनाडु आता है सेकेंड नंबर पर। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट नंबर पर केरल है। उच्चतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो उसमें आपका पुडुचेरी होगा, ठीक है, पुडुचेरी है इसका। अब देखो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात है आपका हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका दमन और द्वीप, ठीक। अब देखिए भारत की साक्षरता दर जो जनगणना 2011 हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम साक्षरता दर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से भी। तो साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है कौन से राज्य में है जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों दोनों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो वो आपका केरल है। आपने सुना भी होगा कि केरल से बहुत सारे जो है डॉक्टर वगैरह बनते हैं इस तरीके से,
तो केरल में एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 94% तक जो एजुकेशन है। और मिजोरम जो है इसके बाद आता है, ठीक। तो ये जो है यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। अब देखो जो उच्चतम साक्षरता दर वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आपका लक्षद्वीप है, आपको ध्यान रखना है 91.8%। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, जिसमें बेसिकली अगर हम महिलाओं की बात करें सबसे ज़्यादा कम जो महिलाओं की साक्षरता कहाँ पर है, यानी कि महिलाओं को एजुकेशन सबसे कम कहाँ पर मिलती है, तो बिहार जो है इसमें आपको ध्यान रखना। बिहार में जो है महिलाएं जो है 2011 के अकॉर्डिंग, अब तो आंकड़े चेंज हो चुके होंगे, तो वो रही है। और अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर है। ऐसे में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है कौन सा है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर सबसे कम है। देखो महिलाओं की तो हमने सुना है कि महिलाओं को निकाल देते हैं, पर जो पुरुष है, पुरुषों में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कम किसकी है, तो बिहार में है, ये बात ध्यान रखनी है। और फिर राजस्थान आता है, तो बिहार जो है उसमें महिलाओं की साक्षरता दर भी कम है और साथ ही साथ पुरुषों की साक्षरता दर भी कम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा, तो वो है आपका दादर और नगर हवेली, जिसमें सबसे कम साक्षरता दर है। अब देखिए भारत की श्रेणीवार जनसंख्या जो है, जो जनसंख्या अगर हम देखिए तो श्रेणीवार जनसंख्या यानी कि जो SC ST जो है कहाँ कहाँ पर है और कितने % है। तो यहाँ पर देखो उच्चतम जो उच्चतम अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों के दोनों यहाँ पे इन्होंने लिख रखे हैं। तो उच्चतम अनुसूचित जाति और जो जनसंख्या है उसकी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति जो है वो कहाँ पर रहती है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में क्या है, आपकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखो SC जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर जो है, उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो है आपकी पंजाब में, ये ध्यान रखना है आपको SC की, ठीक है। अब देखो उच्चतम ST जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को इंक्लूड करके आपसे जो चीज़ है पूछी जाती है। तो मध्य प्रदेश में राज्य पूछा जाए तो भी मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ST जनसंख्या वाला उच्चतम % राज्य जो है और केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप, यानी कि अगर आपसे ST में अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता तो लक्षद्वीप होगा और राज्य पूछा जाता तो मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपका जो जनगणना वाला टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी हम क्या देखने वाले कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ से इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका साक्षरता दर वाला, ठीक है। साक्षरता दर जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो यहाँ पर लिंगानुपात वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी चीज़ें पूछी जाती हैं आपकी। और दशकीय जो विकास दर है इसमें बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि दशकीय विकास दर जो है भारत की 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग कितनी है, तो 70.7% है। बट अगर आपसे राज्य की पूछा जाए तो भी आप कर लेना, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और आपका जो जनसंख्या घनत्व है, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और फिर जो आपका ये जो है आपका जनसंख्या जो आपकी अगर देखें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, तो ये भी आपका जो टॉपिक है वो अच्छा खासा है। और इसके बाद जो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको वो तो करनी ही करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है आपका ये वाला है, ठीक है, कि लॉर्ड मेयो ने 1872 में शुरू किया था और 1881 में जाकर लागू हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो पूरे विश्व में 17.5% है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है हमारी। और 121 करोड़ जो है अगर हम देखिए तो ये जो है 121 करोड़ जो जनसंख्या है वो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो हमें पता चलती है। अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और सेकंड नंबर पर आता है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और 15वीं जनगणना थी ये। और अगर हम वैसे देखें तो ये हमारी 7वीं जनगणना थी, ठीक है। स्वतंत्र होने के बाद वाली जनगणना देखिए तो 7वीं जनगणना थी। इसी के साथ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो एक क्लास थी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कवर होती है। और जो नेक्स्ट क्लास होके उसमें हम मिलेंगे आपको और भी चीज़ें हम अच्छी जो जानकारी है वो हासिल करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह सब कुछ कवर करवाई जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर जो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे कि कब आएंगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि कोई भी वीडियो आपकी जो है स्किप ना हो जाए। तो अब जो है आपकी तैयारी जो है हमारी जिम्मेदारी है, तो इसको हम अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसके पीछे एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। तो उसके लिए आप सभी को जो है रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और जम के इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करें। अब जो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।